नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। संगम नगरी के परेड ग्राउंड में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 का कुंभ स्वच्छ और दिव्य हुआ था। उससे प्रेरणा लेकर महाकुंभ को अद्भुत कराया जाएगा। 3 जनवरी से 26 फरवरी तक 6 महत्वपूर्ण स्नान होंगे। सबसे उत्कृष्ट तैयारी की जाएगी। इसको लेकर महाकुंभ को लेकर भूभाग बढ़ाया गया है। भूभाग यानी कि मेले का जो जमीनी चौड़ीकरण है उसको बढ़ाया गया है। पार्किंग और 5 पुल फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। गंगा में कोई गंदगी न जाने पाए, इसके लिए नालों को बंद कर दिया गया है। संतों और श्रद्धालुओं को गंगा का पवित्र जल उपलब्ध कराया जाएगा। महाकुंभ के अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को विराट स्वरूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। प्रमाण भी जीवन रक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा का कवर दे करके उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर देने का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर जिला प्रशासन और यहां के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनके साथ एमओयू का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ और इसके साथ ही स्वच्छता उपकरणों को टीपर, कॉन्ट्रैक्टर आदि का यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया जो लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है। और फायर, टेंडर, जल पुलिस, रेडियो यातायात उपकरणों को भी यहां पर आज विभाग को प्रदान किया गया। यह लगभग 175 करोड़ रुपए की है। आज के इस अवसर पर डिजिटल कुंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ में एक एमओयू भी यहां पर संपन्न हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों को समेटते हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज के महाकुंभ के आयोजन के न्यू स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, स्वेच्छाग्रही, सभी हमारे यहां पे नागरिक और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में। और प्रयागराज कुंभ के उस कार्यक्रम की परिणति थी कि स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले स्वच्छता के कर्मियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से उस समय संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुंभ की नींव और उसकी आधारशिला कोई है, ये सफाई कर्मचारी है, इनका सम्मान होना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने
हम सबको ये अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। तो संगम नगरी के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। 24 करोड़ लोग आए, खरोच नहीं लगी, गंदगी नहीं मिली, सच कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ संपन्न हुआ। अब पूर्ण कुंभ होने जा रहा है और यह कुंभ तो और दिव्य और भव्य होगा। मैं स्वयं सरकार के अंदर रहते हुए भी जो देख रहा हूं उससे आह्लादित हूं और सभी विभाग के अधिकारियों को अच्छी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अच्छे से करें और वह सफल हो, क्योंकि बेड़ी माधव भगवान के हाथ में बागडोर है और दिव्य और भव्य और स्वच्छ सुरक्षित कुंभ संपन्न होगा, ऐसी आशा करते हुए अपनी बारी को दूंगा विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो संभल में लगी हुई आग अभी तक तप रही है। तमाम आरोपों के बीच अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और अपने साथ हकीकत भी सामने लेकर आए। जामा मस्जिद के सामने हुई आगजनी और पथराव की घटना को बेशक उकसावे का परिणाम या दावा किया जा रहा हो, लेकिन यहां एकत्रित हुई भीड़ की तस्वीरें कुछ और ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये देखिए। संभल में हिंसा की आग की लपटें अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि इस हिंसा में 5 लोगों की मौत पर सियासत का साया छाता हुआ दिख रहा है। वैसे तो शुरुआती दौर में हिंसा के पीछे अलग अलग थ्योरी दी जा रही थी, मगर अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने हिंसा के पीछे की असली पटकथा सामने लाकर रख दी है। सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर राज उगल रहे हैं। इन तमाम फुटेज ने दरिंदगी की दास्तान को साफ करके दिखा दिया कि आखिरकार कैसे नकाबपोश दंगाई दंगा भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। वैसे तो संभल हिंसा में पुलिस पर विपक्ष ने सवालों के कई बाण चलाए। अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता पुलिस पर गोली चलाने के संगीन आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को ही नकाबपोश तक बता रहे हैं, मगर अब दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिख रहा है। संभल हिंसा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे साफ पता चलता है कि आखिर असल में गोली चलाने वाले कौन थे। संभल हिंसा के उस नकाबपोशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरेआम हाथ में तमंचा लेकर दंगा भड़काने की पूरी तैयारी में थे। जी हां, संभल हिंसा के सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की साजिश बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही है। ये नकाबपोश उपद्रवी कार और सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस पर पथराव हो रहे हैं, फायरिंग तक हो रही है। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ होता है। ये तस्वीरें सुबह 9:15 बजे के करीब की बताई जा रही हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि भीड़ में शामिल लोग असले 315 बोर के तमंचे लेकर घूम रहे थे। इतना ही नहीं, एफआईआर के मुताबिक भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने एसआई का पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की थी। ये तस्वीर उसी की तस्दीक करती है और सीसीटीवी सामने आया तो सीएम योगी ने भी एक्शन लेने का जिक्र कर दिया है। अब नकाबपोशों के चेहरे भी बेनकाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दंगे में 100 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है और अब इन पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने पोस्टर जारी करने का और इनाम घोषित करने का मन भी बना लिया है। इसके साथ साथ दंगे में हुई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई इन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। लेकिन हिंसा की आग पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। विपक्ष पॉलिटिकल टूल किट की तरह जैसे काम कर रहा है। राहुल से लेकर अखिलेश तक संभल जाने की जिद पर हैं। बहरहाल इस हिंसा के सूत्रधार कौन हैं, जल्द खुलासे होने लगे हैं, मगर सवाल ये कि संभल पर सियासत कितनी वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कचहरी का परिणाम
शासन और प्रशासन ने छीना। यह सपा की जीती हुई सीट थी जिसे भाजपा ने बेईमानी से जीता है। जब भाजपा को लगा कि खुद नहीं जीतेंगे तो अफसरों को आगे कर दिया। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनाते हैं आपको, सुनिए। रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी। 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पे जो जिम्मेदार लोगों से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो यह है जो प्रशासन छिपा रहा है कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहां की मिली? राजस्थान के लोगों को। आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहां पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बिठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहां पर। यह क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहां पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी, उन्होंने उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। ये हमें और आपको भी देखना है कि राजधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा। अगर वो बहुत बड़े, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। क्योंकि नाकामी इसलिए छिपा रही, उन्होंने वोट में लूट की थी, उस पर चर्चा ना हो। आज हम और आप यहां खड़े हैं, एक इमोशन क्या हो सकता है बेहतर? हमारे और आपके इमोशन के लिए क्या हम वोट पे चर्चा करें कि हमारी जो जमा मस्जिद या मस्जिद को लेकर? तो 28 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और जिस परिवर्तन की आश में भाजपा बैठी थी वो उम्मीद अब टूट चुकी है। यह बेहद अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में झारखंड के मुकाबले महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता गया महाराष्ट्र की तुलना में, लेकिन कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव में नतीजे अलग आते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन का यही अंदाज तो उन्हें अलग बनाता है। चौथी बार सूबे की कमान संभालने से पहले दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन ने सियासत की एक और नजीर पेश की। ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन अपने सबसे बड़े सियासी विरोधी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। यकीनन राजनीतिक लड़ाई मोदी और शाह की जोड़ी को मात देना आसान नहीं था, मगर फिर से हेमंत ने सियासत की पिच पर शानदार बल्लेबाजी की।
अब सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन के धैर्य और शालीनता की ये तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे तो गुरुवार को होने वाली हेमंत सोरेन की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज रांची पर एक साथ एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। बाकायदा हेमंत सोरेन ने दिल्ली पहुंच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया है। ऐसे में हेमंत इंडिया गठबंधन की ताकत को बरकरार रखा है। अपने कैबिनेट में 6+4+1 के फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, जिसमें जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 सदस्य को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इधर ताजपोशी की तैयारी है तो उधर बीजेपी में हार पर हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी नतीजे आने के बाद हार का ठीकरा एक दूसरे के मत्थे पर फोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो सवाल ये है कि क्या भाजपा आदिवासी वोटरों का मोह छोड़कर नए सिरे से नया नेतृत्व तलाश करेगी। राज्य में आदिवासी सुरक्षित 28 में से 27 विधानसभा सीटें हारने के बाद पार्टी के लिए सामान्य और ओबीसी राजनीतिक पर अधिकाधिक फोकस करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ऐसे में फिर से कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यानी एक तरफ सियासत के मैदान में तीर धनुष के साथ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ विपक्ष के बीच हेमंत के शालीनता के भाव ने सबका मन मोह लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वहीं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 18 शिशुओं की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। साथ ही कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आरोप पत्र और 3 अन्य को निलंबित किया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संबल हिंसा मामले में युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किसी को धमकाकर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। अखिलेश यादव ने लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी को सजा दे। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करे। लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में ताजमहल या तेजो महल विवाद की बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मुस्लिम पक्ष के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के इस मामले में वादी बनाए जाने के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार बनाए जाने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय में हर जानकारी देने की जिम्मेदारी एएसआई की है, जिस पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिस पर न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर दी है। जबकि वादी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष और योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष और वादी अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र के बाद अब ताजमहल के सर्वे की मांग की है, जिसको लेकर अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां करहल के नवनिर्वाचित विधायक तेज प्रताप यादव ने मीडिया से रूबरू होकर संविधान को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा पुराने ढर्रे पर उतर आई है और चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे करा रही है। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या पर विधायक तेज प्रताप बोले कि भाजपा दोषियों को बचाने का काम करती है। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या पर दोषियों पर समाजवादी पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है और करारा तंज कसते हुए सपा विधायक ने कहा कि भाजपा कैमरे के सामने संविधान को तो मानती है, लेकिन कैमरा हटने के बाद संविधान को तार तार करती है।
कि जिस तरह से लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया और लगातार संविधान के नाम पर ये लोग जो है बदलाव करने की जो बात करते हैं, और अभी जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन इन लोगों ने किया, चाहे उसी समर सीट हो, चाहे आपकी मीरापुर हो या आपकी कुंदरकी हो, बिल्कुल जो है संविधान को तार-तार नौन कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। तो आज हम सब लोगों ने आज संविधान दिवस पर शपथ ली कि संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी और मजबूती के साथ संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। और भाजपा जो संविधान बदलने की बात करती है और बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो गरीब, पिछड़े, दलित और जो शोषित समाज था उसको आगे लाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहे और मजबूत हो, इस पर कैसे काम किया जाए उस पर चर्चा आज हम लोग। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से कई जगह इन्होंने प्रयास किया माहौल खराब करने का, चाहे पहले बहराइच का मामला रहा हो, अयोध्या में भी एक मामला हुआ, तो लगातार सरकार इस प्रयास में है किसी तरीके से जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़े, क्योंकि सरकार के पास आज कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो लोगों के बीच में जा सके। काम इन्होंने कुछ किए नहीं है और चुनाव अब सामने है, 2 साल का चुनाव है, तो ये फिर से जो है जो पुराना ढांचा इनका था हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, आज उसी को जो है मजबूत करने के लिए उन्होंने दंगे कराए हैं। और आगे भी आप देखिएगा निश्चित कोई ना कोई बड़ा फिर से जो है कहीं ना कहीं दंगा कराने का प्रयास सरकार करेगी। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।